हाँ, तो कल जो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, उसमें पहला बिंदु मैंने आपको बताया था कि इस तरह से ये बिंदु कि द एक्साइटेशन promotes an electron from a filled orbital of an empty orbital to an empty orbital। तो देखिए ये कहना चाहता है कि किसी भी फील्ड ऑर्बिटल्स हैं जो पैड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग लोएस्ट एनर्जी वाले LUMO में ट्रांजिट कर जाता है। और वहाँ पर मैंने आपको कल बताया था कि उसका स्पिन इन्वर्जन नहीं होता है, वो अपोजिट स्पिन में ही रहते हैं। अब दूसरी जो ख़ास बात इसमें यह है, जो फ्रैंक कोंडोन प्रिंसिपल पर आधारित है, ये सिद्धांत ये कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार जब इस प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होता है तो वहाँ मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस स्थिर बने होते हैं। न्यूक्लियस जो है अपनी पोजीशन को नहीं बदलते हैं, न्यूक्लियस एज इट इज़ वहीं रहते हैं। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि ट्रांजिशन एकदम से वर्टिकल ट्रांजिशन होता है। अगर आप पिछली कक्षाओं में मेरे विद्यार्थी रहे हैं तो मैंने फ्रैंक कोंडोन सिद्धांत जब आपको समझाया था तो देखिए बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आप इस को देखते हैं, मोर्स डायग्राम को फिर से देखिए आप, यहाँ पर ये मोर्स डायग्राम इस जगह से शुरू हुआ और ये यहाँ पर इस तरफ एसिम्प्टोटिक हो गया है, अनंत स्पर्शी हो गया इस तरफ से। और जो हम ऊपर बढ़ते हैं ये एनर्जी लेवल्स इस तरह से देखिए आप, ये एनर्जी लेवल्स पहले यूँ होते हैं, इक्वी स्पेशियस होते हैं, और जो आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ये नज़दीक आने लगते हैं इस तरह से, और अंत में ऐसे डिफ्यूज़ हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता हमको कि कौन सा एनर्जी लेवल है। ये बिल्कुल सेम यहाँ दिख रहा है आप। इट मीन्स क्या हो गया कि एक जो न्यूक्लियस है आपको, उसने आपको इस लाइन पर रखा है और दूसरा न्यूक्लियस इस समय इस जगह था। फिर अब जैसे जैसे आप दूरी बढ़ती, ये न्यूक्लियस यहाँ पर है और दूसरे एटम का न्यूक्लियस कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब आप आगे लेंगे, यहाँ पर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस तो अनंत दूरी पे चला गया। इट मीन्स यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। पर देखिए ऐसा होता नहीं है। ये फ्रैंक कोंडोन सिद्धांत जो है ये इस तरह की फैसिलिटी न्यूक्लियस को नहीं देता है। सामान्य शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब एक्साइटेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, तो बहुत हाई एनर्जेटिक होता है। देखिए क्योंकि यूवी और विजिबल लाइट जो है इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और शुरुआत में मैंने बताया था कि न्यूनतम एक यूवी जोन में अगर हम जाते हैं तो इतनी एनर्जी होती है कि सारे बॉन्ड टूट जाते हैं उसमें, करीब करीब हमारे केमिकल बॉन्डिंग जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैं वो सब बॉन्ड टूट जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ ये देख रहे हैं, देखिए कि बॉन्ड टूट जाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। इसको मैंने समझाया था आपको कि जैसे सर्कस में जब वो आपने देखा हो कभी, आजकल सर्कस नहीं होते हैं, पहले हमने खूब देखे हुए हैं। तो जब सर्कस होते थे या आपने कभी पिक्चर में देखा होगा सर्कस, तो नीचे एक नेट बिछा दी जाती है, इस तरह से पूरी एक नेट होती है और ऊपर उल्टे झूले होते हैं, उसमें दो आदमी उल्टे मसल्स मैन होते हैं जो उल्टे लटके होते हैं और उनकी एक्सरसाइज बॉडी होती है। और उसमें फिर बीच में झूले और प्रकार के होते हैं, उनमें लाइट वेट बॉडीज़ की लड़कियां जो है वो झूलती है इधर से उधर, और वो क्या है कि उस झूले को उससे जंप करके आगे निकल जाती है। और जैसे ही वो नीचे गिरने वाली होती है, वो जो व्यक्ति उल्टा लटका होता है वो उस लड़की को पकड़ लेता है इस तरह से, उसके पैर पकड़ लेगा और उसको वापस हवा में उछाल देगा। फिर जैसे वो वापस गिरने की स्थिति में आती है नीचे की तरफ, और दूसरा उसके पैर पकड़ लेगा, दूसरे झूले वाला, और इस तरह से उसको नीचे नहीं गिरने देते हैं। और कुछ इस तरह की स्थिति को आप फ्रैंक कोंडोन सिद्धांत को समझ सकते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि बॉन्ड टूट जाएगा, लेकिन वो बॉन्ड टूटता नहीं एक्चुअली, और टूटने के बजाय वो बॉन्ड
जैसे ही टूटने की स्थिति में आता है वापस मॉलिक्यूल डी एक्साइट हो जाता है, ग्राउंड स्टेट में लौट जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन है कि बॉन्ड को टूटने का मौका नहीं मिलता इतना, और ये प्रोसेस जो होते हैं 100 टाइम्स फास्टर होते हैं एटलीस्ट। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो होते हैं, जहाँ पर इस तरह से ये जो वाइब्रेशन है इनको हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहते हैं, ये स्ट्रेचिंग है ये। तो इन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की तुलना में ये जो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो रहा है ये 100 टाइम्स फास्टर है, और इस 100 टाइम फास्टर की वजह से ये इस तरह का एक्साइटेशन वहाँ पर क्या है कि विद इन नैनो सेकंड्स ये घटना घट जाती है, और न्यूक्लियस को प्रॉपर टाइम नहीं मिलता जिससे कि वो दूर जा सके और बॉन्ड का क्लीवेज हो सके। तो इस प्रकार की फैसिलिटी इस लेवल पर होती है। आप यूँ जनरल लैंग्वेज में अगर आप कह सकते हैं तो ये कहा देखिए कि ये वर्टिकल ट्रांजिशन है, और जिसमें न्यूक्लियस को मूवमेंट करने का सफिशिएंट टाइम नहीं मिलता, और इस कारण से बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं। देखिए तीसरा बिंदु आप फिर आगे समझिए। इसमें 3 बातें हमने इसमें ली है। तीसरी देखिए कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो अपना वो स्पिन इन्वर्जन नहीं कर सकता। कल मैंने बताया था आपको कि जब नीचे लोअर लेवल पे एक ऑर्बिटल में इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन है और आपने इसको यूवी या विजिबल जोन की इलेक्ट्रिसिटी दी है, एनर्जी दी है, तो ये एक्साइट होगा। और अपर एनर्जी लेवल में ये इस समय इस एनर्जी लेवल में कहीं है, और ये अब अपर एनर्जी लेवल में जाएगा, और जहाँ पर ये अपना स्पिन यूं ही रख पाएगा इस तरीके से। ये अपना स्पिन बदल नहीं सकता, ऐसे नहीं कर सकता। तो ये स्पिन इन्वर्जन नहीं होगा, कहने का मतलब ये सीधा सा हो गया, क्योंकि स्पिन इन्वर्जन जो है एक फॉरबिडन ट्रांजिशन है। इसको हम नेक्स्ट हेडिंग में देखने वाले हैं, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, फॉरबिडन ट्रांजिशंस जो कहलाते हैं। तो स्पिन इन्वर्जन वहाँ पर नहीं हो सकता, और उसी स्पिन में रहेगा जो ग्राउंड स्टेट में था, उसी स्पिन में वो अपर स्टेट में चला जाएगा। एग्जैक्टली जब दोनों में से एक ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, तो जो एक्साइट हुआ वो इलेक्ट्रॉन और जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रह नहीं सकते, क्योंकि उनमें एनर्जी गैप इतना ज़्यादा होता है कि वो एनर्जी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की संभव नहीं है। तो एक एमओ को छोड़ के जो ग्राउंड स्टेट वाला एमओ है उस पर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, और अपर जो एमओ है उस पर दूसरा इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, और इस प्रकार से वो स्पिन इन्वर्जन नहीं कर पाएगा, और सीधा किसी एक्साइटेड एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, और दोनों अनपेयर्ड हो जाएंगे। इस प्रकार की सिचुएशन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, जो आपको पता है कि यूवी और विजिबल लाइट इन दोनों के कॉम्बिनेशन में या इनमें से वो सिस्टम पे डिपेंड करता है कि वो यूवी है, यूवी से एक्साइट होगा, या वो फिर किसी विजिबल लाइट से हो जाएगा। इसके लिए हम उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पर को देखते हैं, तो ये संभव है वहाँ पे कि किस प्रकार का ट्रांजिशन होगा। जब एनर्जी गैप उनके बीच में कम है तो विजिबल लाइट से हो जाएगा, क्योंकि विजिबल लाइट की एनर्जी कम होती है, आप जानते हैं। और यदि एनर्जी गैप ज़्यादा है तो आपको पता है कि वो पराबैंगनी प्रकाश में होगा, यूवी लाइट में होगा। अब देखिए फॉरबिडन ट्रांजिशंस की हम बात करें तो अब देखिए कि मैक्सिमम जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं, और प्रत्येक पेयर का स्पिन अपोजिट होता है। और ये हम पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है हमारा, उससे हम इस बात को जानते हैं और समझ सकते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो अभी मैंने आपको बताया कि वो किसी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि
दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, तो नीचे वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन एग्जाइट होके अपर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चला जाता है और ये दोनों अनपेयर्ड हो जाते हैं और स्पिन एज इट इज़ रहता है। स्पिन का इन्वर्जन वहाँ पर नहीं हो पाता है। ये बात हमने वहाँ पर देखी है। अब आगे हम बात करें, देखिए एग्जाइटेड स्टेट्स को आप जानते हैं कि दो प्रकार की हो सकती है। आपने फोटोकेमिस्ट्री में थर्ड ईयर में पढ़ा है ये चीज़ कि सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट। दोनों स्टेट्स को में अंतर ये होता है, दोनों ही एग्जाइटेड स्टेट की बात कर रहे हैं हम। सिंगलेट स्टेट ग्राउंड स्टेट हो सकती है, ट्रिपलेट स्टेट कभी भी ग्राउंड स्टेट नहीं हो सकती। ट्रिपलेट स्टेट हमेशा ही एग्जाइटेड स्टेट रहेगी। ग्राउंड स्टेट तो केवल और केवल सिंगलेट स्टेट होती है, जहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और परस्पर विपरीत या अपोजिट स्पिन में होते हैं, जो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार होते हैं। इलेक्ट्रॉन जब एग्जाइट होता है तो वो सिंगलेट स्टेट में हो सकता है और ट्रिपलेट स्टेट में हो सकता है। दोनों स्टेट्स में डिफरेंस क्या है कि सिंगलेट स्टेट में एग्जाइटेड होने के पश्चात भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके स्पिन परस्पर विपरीत दिशा में होते हैं, स्पिन पेयर्ड होता है। जबकि ट्रिपलेट स्टेट में वो एग्जाइटेड इलेक्ट्रॉन अपना स्पिन इन्वर्ट कर लेता है, बदल लेता है और दोनों के स्पिन पैरेलल हो जाते हैं, एक की तरफ हो सकते हैं। इस प्रकार से ये हमारा जो सिंगलेट ग्राउंड स्टेट है, जिसको हम जनरली S0 जेवलेंस की डायग्राम हम आगे पढ़ेंगे, S0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये इसको हम एग्जाइट कर रहे हैं, तो ट्रिपलेट स्टेट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन, इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी इस प्रकार से हो जाता है, और जबकि सिंगलेट में ये स्पिन इन्वर्टेड कंडीशन में रहता है, क्योंकि हम इस इलेक्ट्रॉन को एग्जाइट कर रहे हैं, इधर वाले को। तो ये जो स्टेट है ये कहलाती है ट्रिपलेट स्टेट, और ये जो स्टेट है ये कहलाती है सिंगलेट स्टेट। तो दोनों स्टेट में केवल स्पिन, इलेक्ट्रॉन स्पिन का डिफरेंस होता है। अब देखिए सिंगलेट स्टेट्स हैं, सीधा ट्रिपलेट स्टेट में इलेक्ट्रॉन का एग्जाइट हो जाना बहुत मुश्किल होता है, सिमेट्रिकली फॉरबिडन है। तो आप ये समझ लीजिए कि मैक्सिमम केसेस में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो। मैं आयोडीन का एक केस है, जो हाई मास एटम है, और आयोडीन में इस प्रकार की कंडीशन होती है कि वहाँ पे सिंगलेट से सीधा ट्रिपलेट में एग्जाइटेशन होता है। इसकी बात हम आगे करेंगे। तो ये, लेकिन जनरली ऐसे कि एग्जांपल बहुत ही कम है, रेयर एग्जांपल्स मिलेंगे आपको कि जहाँ सिंगलेट टू ट्रिपलेट हो जाता है। आप ये कह सकते हैं सीधा कि सिंगलेट से सिंगलेट में होगा और ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में एग्जाइटेशन होगा। सिंगलेट से कभी भी इंस्टेंट एग्जाइटेशन कभी भी ट्रिपलेट स्टेट में नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि ये फॉरबिडन ट्रांजिशन कहलाते हैं, इस प्रकार की चीज़ें। और फॉरबिडन कई प्रकार के हो सकते हैं। फॉरबिडन ट्रांजिशन के कई जो सिलेक्शन रूल पे डिपेंड करते हैं, और इन सिलेक्शन रूल्स को हम क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन के प्रॉपर सॉल्यूशन से हम उस सिस्टम के लिए निकाल सकते हैं कि कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन होंगे। उसमें जो रेस्ट्रिक्शन होते हैं उनमें कभी भी एग्जाइटेशन या उस तरह का ट्रांजिशन नहीं हो सकता, चाहे वो ट्रांजिशन किसी भी प्रकार का हो। चाहे रोटेशनल लेवल की एनर्जी की बात अगर हम करते हैं तो रोटेशनल ट्रांजिशन नहीं हो सकता। अगर हम वाइब्रेशनल ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो वाइब्रेशनल ट्रांजिशन नहीं हो सकता। और इसी प्रकार जहाँ हमारी ये अभी बात चल रही है, हम इलेक्ट्रॉनिक एग्जाइटेशन वाली बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार का ट्रांजिशन भी वहाँ पर संभव नहीं है, जो सिमेट्रिकली अलाउड नहीं है। तो इसमें दो प्रकार के जो फॉरबिडन ट्रांजिशंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ इस मामले में। कहाँ, जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक एग्जाइटेशन की या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात जहाँ हम कर रहे हैं।
तो नंबर 1 देखिए आप इसमें स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन, कि इसके अंदर जब कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है जैसे, तो लोअर टू अपर स्टेट में जब वो जाता है तो आप समझिए कि वहाँ पर क्या होगा कि उसका स्पिन इन्वर्ट होगा, स्पिन बदलेगा, और स्पिन जब चेंज होता है तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है, और एंगुलर मोमेंटम चेंज होना फिर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ के विपरीत जाता है। ध्यान दीजिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ जो है उसके विपरीत जाएगा, क्योंकि जब ट्रांजिशन होगा और सिंगलेट से ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो अपना स्पिन बदल रहा है, स्पिन बदलेगा तो निश्चित रूप से उसका एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, और एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाने का सीधा सीधा अभिप्राय है कि संवेग संरक्षण के नियम का उल्लंघन। इस कारण से स्पिन फॉरवर्ड ट्रांजिशन होता है, और सिंगलेट से ट्रिपलेट में जो हमारा एटम है या मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन है, वो नहीं जा सकता। और इसी प्रकार ट्रिपलेट से जा सकता है ना, और यह यूँ कह सकते हैं आप कि सिंगलेट से ट्रिपलेट में जा सकता है, या ट्रिपलेट से सिंगलेट में नहीं जा सकता, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में जा सकता है और सिंगलेट से सिंगलेट में जा सकता है। इसको स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट जो देखिए रेस्ट्रिक्शन है हमारा, वो है सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशन। ये बहुत महत्वपूर्ण है मोलिकुलर ऑर्बिटल के मामले में, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक जो एक्साइटेशन होता है वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा रोल है। कि देखिए किसी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो उस केस में जी टू जी या यू टू यू ट्रांजिशन संभव नहीं है। गैरेड और अनगैरेड ट्रांजिशंस ये संभव नहीं है, जबकि जी टू यू और यू टू जी टाइप के ट्रांजिशन वहाँ पर अलाउड है, सिमेट्री कारणों से है। देखिए ऐसा जी का मतलब गैरेड होता है और यू का मतलब अनगैरेड होता है, और गैरेड ऑर्बिटल जो होता है वो ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है कि जिसको चेंज करने पर उसकी प्लस माइनस साइन जो है ऑर्बिटल से, यानी ऑर्बिटल सिमेट्री है, वो नहीं बदलती जब आप उस मॉलिक्यूल को इन्वर्ट कर रहे, उस ऑर्बिटल को इन्वर्ट कर रहे हो। तो इस प्रकार के जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है उनको हम साई जी से हम डिनोट कर सकते हैं सिमेट्री को, और गैरेड कहलाते हैं ऐसे। और देखिए अब इसको सिग्मा ऑर्बिटल को आप इसमें ले सकते हैं, जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा, देखिए आप ये आप इसको अगर घुमा भी देंगे, इस ये सिग्मा ये जी है, इसको आप घुमा देंगे, इस तरह से घुमा देंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। लेकिन आप इसको अगर घुमा देंगे, किसको, ये एक्सिस के सापेक्ष में, देखिए इसको, ये प्लस इधर आ जाएगा और इधर का प्लस इधर आ जाएगा। अब आप इसको ऐसा नहीं कर सकते, किसी एक ऑर्बिटल को आप घुमाएंगे तो देखिए मैं इसको यहाँ से घुमाता हूँ इधर, तो क्या होगा, इधर तो प्लस है और ये प्लस इस तरफ आ जाएगा, तो ये संभव नहीं है। इस प्रकार के जो सिस्टम होते हैं उनको हम यू से, साई यू से डिनोट करते हैं और अनगैरेड कहलाते हैं। तो इस प्रकार की ट्रांजिशन वहाँ पर संभव है कि जी से यू में चला जाएगा, लेकिन यू से यू में या जी से जी में ये संभव नहीं है। इस प्रकार की जो ट्रांजिशन नहीं हो सकते उनको हम, जो रेस्ट्रिक्शंस है उनको हम सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं। देखिए तो आप समझ गए हैं कि इन दोनों कारणों से कभी भी सिंगलेट से ट्रिपलेट नहीं हो सकता। लेकिन नहीं हो सकता है नहीं कह सकते हम इसे, इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल के स्थान पे आप ये कह सकते हैं कि इम्प्रोबेबल है। क्योंकि देखिए एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, आयोडीन, ये देखिए यहाँ पे आयोडीन का एग्जांपल जहाँ आ रहा है, देखिए ये आयोडीन एक हेवी एटम है, और इसके आयोडीन के मॉलिक्यूल में जहाँ I2 के अंदर जो है हम बात करते हैं, तो वहाँ पर सिंगलेट से ट्रिपलेट ट्रांजिशन या प्रमोशंस वहाँ पर हो जाते हैं। तो सिंगलेट ट्रिपलेट ट्रांजिशन का ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो इस बात को प्रमाणित करता है कि ये ट्रांजिशन इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन इम्प्रोबेबल है। इस प्रकार के एग्जाम्पल बहुत रेयर है, तो आप ध्यान रखिए, हमेशा कोट कर सकते हैं इसको कि जहाँ पर सिमेट्री फॉरबिडन ट्रांजिशन जो है
उनका उल्लंघन हो रहा है, और उसको हम कहते हैं I2 मॉलिक्यूल। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका ये। चलिए अब नेक्स्ट, अब देखिए आपके सामने ये जो है हमारा टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जब आप यूवी विजिबल जोन की किसी मॉलिक्यूल को लाइट देते हैं तो वहाँ पर कितने प्रकार के प्रमोशंस हो सकते हैं जिनको हम एक्साइटेशन बोलते हैं। तो मोस्टली ये 4 प्रकार के एक्साइटेशन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्य रूप से प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1 2 3 4 की बात कर रहे हैं हम। सिग्मा टू सिग्मा ट्रांजिशन, सिग्मा टू सिग्मा स्टार एक्साइटेशन, ये सारे सैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं, जनरली एल्केन्स जिनको आप कह सकते हैं, उनके अंदर इस प्रकार का पाया जाता है, जहाँ एन और पाई इलेक्ट्रॉन दोनों प्रकार के इलेक्ट्रॉन वहाँ पर नहीं होते हैं, और इस प्रकार का ट्रांजिशन वहाँ पर होता है। अब नेक्स्ट है एन सिग्मा स्टार एक्साइटेशन। ये आप देख सकते हैं कि जहाँ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो और सिग्मा हो, पाई बॉन्ड नहीं हो, वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं एल्कोहल, अमीन्स, ईथर्स, इन सब के अंदर जो हेटेरोएटम हमारे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है उन पर लोन पेयर होते हैं और सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड वहाँ पर नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के ट्रांजिशन वहाँ पॉसिबल है। नेक्स्ट देखिए पाई ट्रांजिशन, पाई स्टार ट्रांजिशन या पाई स्टार एक्साइटेशन। एल्कीन्स, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, साइनाइड्स, ऐसे कई सारे जहाँ मल्टीपल बॉन्डिंग जहाँ पर पॉसिबल है वहाँ पर ये प्रकार के ट्रांजिशन होते हैं। और केवल एक अकेला पाई स्टार ट्रांजिशन होता है तो उसका एग्जांपल एल्कीन है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसमें कोई दूसरे भी शामिल हो तो एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड्स, इनको ले सकते हैं। जहाँ चौथे प्रकार का ट्रांजिशन भी वहाँ पे होता है, देखिए N2 पाई स्टार एक्साइटेशन, एल्डिहाइड, कीटोन्स, हेटेरोएटम और मल्टीपल बॉन्डिंग, हेटेरोएटम विद मल्टीपल बॉन्ड, जिसमें ये सभी आ गए, एस्टर्स आ गए, एसिड्स आ गए, अमाइड्स आ गए, साइनाइड्स आ गए। इस तरह की चीज़ें पर लोन पेयर भी होता है हेटेरोएटम पर, और पाई बॉन्ड भी साथ में हेटेरोएटम के साथ अटैच होता है। तो ये भी इस प्रकार की ट्रांजिशन वहाँ पर संभव है। तो देखिए ये चारों प्रकार के ट्रांजिशन जो होते हैं, इनमें से अगर आप एनर्जी वाइज बात करें तो ये डिक्रीजिंग एनर्जी लेवल पर है, ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ के साथ में है। यानी सबसे अधिक ऊर्जा या सबसे कम वेवलेंथ सिग्मा स्टार ट्रांजिशन को चाहिए, उससे अधिक ऊर्जा, उससे कम ऊर्जा या अधिक वेवलेंथ एन पाई स्टार ट्रांजिशन को चाहिए, उससे कम ऊर्जा या और अधिक वेवलेंथ पाई स्टार ट्रांजिशन को चाहिए, उससे और कम ऊर्जा और अधिक वेवलेंथ एन पाई स्टार ट्रांजिशन को चाहिए। तो हम ये देख सकते हैं कि ऊपर सबसे पहला वाला जो ट्रांजिशन है सिग्मा स्टार, ये डेफिनेटली 200 nm से नीचे ही संभव है। और 200 nm से नीचे आप जानते हैं कि उसको वैक्यूम अल्ट्रावायलेट बोलते हैं। वैक्यूम इसलिए बोलते हैं कि वहाँ पर वायु में उपस्थित ऑक्सीजन जो होती है वो भी अपना ट्रांजिशन प्रदर्शित करती है। इसलिए अगर आप बिना वैक्यूम किए वहाँ पर इस प्रकार की किसी भी एल्केन का अगर आप स्पेक्ट्रम ले रहे हैं तो आपको उस ऑक्सीजन का स्पेक्ट्रम भी आएगा वहाँ पर। इसलिए वहाँ पहले उस सिस्टम को बिल्कुल निर्वातित किया जाता है, वैक्यूम कर देते हैं और फिर हम वहाँ पे स्पेक्ट्रम लेते हैं। और इसी कारण से आप देख चुके हैं इन चीज़ों को पहले भी कि सिग्मा स्टार ट्रांजिशन का अल्ट्रावायलेट या विजिबल जो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं इसमें इनका कोई रोल नहीं है, और नहीं इनका हमारा इस ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री में कोई विशेष रोल होने वाला है, क्योंकि इसके लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए नेक्स्ट, अगर आप एन पाई स्टार ट्रांजिशन की तरफ जाएंगे तो ये विजिबल लाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी आप अगर यूँ चलते हैं तो हम यूवी टू विजिबल बढ़ रहे हैं, यूवी से विजिबल की ओर बढ़ रहे हैं, और हमारा एनर्जी जो है वो इस तरफ बढ़ रही है, और हमारा लैम्डा जो है वो इस तरफ बढ़ रहा है। तो ये आपको ट्रांजिशन को लेके और इनके संबंधित रेडिएशन जोन जो हमारा स्पेक्ट्रम जोन है उसको लेकर हम इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। और अब हम इसमें 1,3-ब्यूटाडाइन का एक एग्जांपल जो है उसको देखते हैं। तो इसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन संभव है,
और यहाँ पर भी क्या है कि दो जब पाई बॉन्ड है और कॉन्जुगेशन में है, तो आपने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो पढ़ी थी सेकेंड ईयर में, वहाँ आपने इस बात को अच्छे से समझा है कि उन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप घट जाता है और इस कारण से ट्रांजिशन जो है और इजीली वहाँ पॉसिबल है। और 217 नंबर 1,3 ब्यूटाडाइन का ट्रांजिशन आपने देखा है। 1,3 ब्यूटाडाइन की देखिए चारों एमओ यहाँ सामने आपके हैं। ये इधर 1,3 ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल है और ये फिर इसका लोवेस्ट जो ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल है तो उसको LOMU, लोवेस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, और ये पास वाला जो है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल है। ये दोनों भरे हुए ऑर्बिटल्स हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है। एनर्जी इस वाले की सबसे नीचे है और इस वाले की इससे ऊपर है। अब हम बात करें तो ये तीसरा है, देखिए आप, और ये है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी ये बीच में हमारा एनर्जी बैरियर है, दोनों सिमेट्री बैरियर है, ये यहाँ पर इसकी एनर्जी है। और ये सबसे लास्ट में जो है हाईएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, ये सबसे ऊपर है। तो एक्साइटेशन कहाँ से होता है? इस हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल से लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल में मोस्ट प्रोबेबली ट्रांजिशन होते हैं। तो अब इनकी सिमेट्री देखिए आप, ये पूरी तरह से सिमेट्रिक है और ये कैलकुलेशंस हम आगे हैं इसमें करके दिखाएंगे आपको। अल्फा प्लस 1.618 बीटा, ये कैलकुलेशंस आगे हम इसको समझेंगे। इससे हम निकालते हैं इसमें कि इसके अंदर ओवरलैपिंग की अमाउंट जो है वो कितनी है। ओवरलैपिंग को निकालने के एक तरीके हैं, इनको हम आगे करेंगे। लेकिन आप देखिए LOMO है ये, देखिए फिर ये है HOMO हो गया, और फिर यहाँ देखिए आप ये LUMO हो गया, और ये फिर HUMO हो गया। ये दोनों जो है हमारे ऊपर वाले ये एंटी बॉन्डिंग है और ये दोनों बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं, और बीच में ये इन दोनों के बीच में एक एनर्जी बैरियर है। तो सबसे नीचे है लोएस्ट एनर्जी, फिर ऊपर, और ये देखिए एनर्जी आपको यहाँ दे भी रखी है कि एनर्जी का ऑर्डर जो है X1 X2 X3 X4, X1 X2 X3 X4, ये इस क्रम में इनकी एनर्जी बैरियर है। इससे आगे हम नेक्स्ट अगली क्लास में लेंगे।